नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि परीक्षाएं टेट की नज़दीक हैं और सिलेबस में कुछ एक चैप्टर्स आपके बच गए थे जिन्हें कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। और उन बचे हुए चैप्टर्स में से जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था वो था टाइम और टेंस। तो आज की क्लास में हम आपको टाइम और टेंस कंप्लीट करेंगे और टाइम और टेंस से जुड़े हुए वो सारे क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास में। और ये आपके लिए पीडीएफ बनी बनाई है ताकि कोई भी समस्या ना हो और जल्दी से चीज़ें आप समझते जाएं। एक मेरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं तो जो कोचिंग का व्हाट्सएप नंबर है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। वैसे बेहतर होगा आप कमेंट पे ही बता दें तो वहाँ पे ही आपको जो सोल्यूशन होंगे वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो लगता है कि मतलब एक बार में समझ में नहीं आया तो आप 1 से 2 बार 3 बार भी देख सकते हैं। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो एग्जाम आप देखेंगे, एग्जाम में जो प्रश्न टाइम और टेंस के आएंगे वो काफ़ी हद तक यहाँ से मिलजुल के आ रहे होंगे। मतलब आपको ये वीडियो एक तरीके से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको काफ़ी बातें, या मैंने क्या कहा जाए कि आप चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह समझ में आता है कि जब हम टाइम और टेंस की बात करते हैं तो हम निश्चित तौर पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं। इन 3 टेंसों को पूरी अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो 4 सेंटेंसेस में डिवाइड किया जाता है। मतलब प्रत्येक को 4 सेंटेंसेस में डिवाइड किया जाता है। एक तो इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। या हम कहें कि एक टेंस को 4 अलग अलग सेंटेंसेस में डिवाइड किया जाता है और इन 4 सेंटेंसेस को ना प्रत्येक को 6 अलग अलग डिफरेंट शब्दों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसे आप कभी कभी बोलते हैं कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के बाद आप नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर आप इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव फर्स्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर आप इंटरोगेटिव सेकंड पढ़ते हैं जो क्वेश्चन डबल इंटरोगेटिव भी कुछ लोग इसको कहते हैं, और इंटरोगेटिव सेकंड का भी नेगेटिव कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारा पूरा का पूरा टेंस जो है, कोई भी टेंस, जैसे एक टेंस प्रेजेंट की बात करें तो ये 4 डिफरेंट सेंटेंसेस में, मतलब कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होता है। कितने स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है? 6, ठीक है। और कितने टेंस होते हैं? तो टेंस आपने देखा 3, सेंटेंसेस कितने देख लिए? 4, और इन्हीं से घूम फिर के आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अग्री कर रहे हो इस बात से? तो अब एक एक करके ना क्वेश्चन, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके स्ट्रक्चर की परेशानी आती है, कहां पे नॉट लगना है, कहां पे नॉट नहीं लगना है। जो डबल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वहां पे कहां पे WH वर्ड लगना है और कहां पे सब्जेक्ट और नॉट कहां पे लगेगा ना, ये स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं पीडीएफ के माध्यम से ये समझाने के लिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और उन क्वेश्चंस के हिसाब से हम कैसे परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को डील करेंगे। तो आपके लिए अगर मैं थोड़ा सा बुरा नहीं मानिएगा, ये बोर्ड कभी कभी हमारी बात नहीं मानता है ना, तो उसी चक्कर में कभी कभी चीजें गड़बड़ हो जाती है। बाकी आपकी क्लास तो चल ही रही है। देखिए, जैसे कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके लिए है। वेट अ मोमेंट।
यस, जैसे ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के सिंपल मतलब इंडेफिनिट ना, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे करके ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। आप इन्हें ले जा करके जो पीडीएफ आपको मिलेगी उस पीडीएफ में देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टीसीएस पाठशाला क्या कहते हैं जो टेलीग्राम चैनल है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम सीधे आपके परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारी आपके लेक्चर की शुरुआत होती है। आप ये जानते हैं कि किस तरह से टेंस होता है, 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसके 4 सेंटेंसेस होते हैं। तो यहां पे सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो जैसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में इस सिंबल को आप समझ सकते हैं कि ये इंडेफिनिट है। ये वाला कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, ये वाला परफेक्ट का स्ट्रक्चर है और ये वाला परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनको देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। जैसे कि अगर कहीं पर भी ये वर्ड्स आपको दिख जाए, मतलब कि एवरी नाम का वर्ड दिख जाए, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, राइट। तो अगर कभी भी एवरी नाम का वर्ड किसी भी टाइम क्लॉज के साथ एवरी मंथ, ईयर, वीक करके आ जाता है, तो आप उस टेंस को किस में, उस वाक्य को किस टेंस में ले जाना ठीक समझेंगे? तो उस वाक्य को आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ले जाना ठीक समझेंगे। ऐसे ही यूजुअली नाम का वर्ड होता है, जनरली नाम का वर्ड होता है, समटाइम्स नाम का वर्ड होता है। तो ये वर्ड्स भी हमेशा किसमें, किसकी डिमांड करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिमांड करते हैं। ऑफन नाम का शब्द होता है, अगर कहीं पर सेंटेंस लिखा हो ऑफन आ जाए तो ऑफन को देख के ही आप डिसाइड करोगे कि ऑफन आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाना बेहतर होगा। सेंटेंस कैसे आएगा? ऐसे लिखे होगा कि ही हैज ऑफन कॉल्ड मी। तो ही हैज ऑफन कॉल्ड मी अगर दिया है, तो ऑफन अगर वर्ड दिया है तो बताओ क्या वो प्रेजेंट के परफेक्ट में जाएगा या प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा? आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब एडवर्ब की डिमांड ही प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो हम उसे और किसी टेंस में क्यों लेके जाएंगे। तो इसलिए जैसे ही ये सारे एडवर्ब मिलेंगे आप तुरंत का तुरंत समझ लेंगे कि वो सारे के सारे एडवर्ब किसकी डिमांड कर रहे हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं और आपसे बात करूं तो देखिए अगला टेंस जो है जिसे आप पास्ट प्रेजेंट का कंटिन्यूअस देख रहे हैं ना, तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये सारे एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड करेंगे। तो ये जितने भी एडवर्ब हैं, नाउ नाम का वर्ड, एट दिस मोमेंट नाम का वर्ड, ऐसे ही कभी कभी देखिए तो राइट नाउ नाम का वर्ड दिखता है ना, ऐसे ही प्रेजेंटली नाम का वर्ड दिखता है, ठीक है, प्रेजेंटली नाम का वर्ड दिखता है। ये सारे के सारे वर्ड किसकी डिमांड करते हैं? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की डिमांड करते हैं। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का मतलब है इज एमआर लगा होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई गई होगी। तो इसका मतलब है अगर कभी एडवर्ब ऐसे मिलेंगे तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। अगर एडवर्ब ऐसे मिलेंगे तो कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लगाना है जिसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, ठीक है। और मेरे बच्चों अगर कभी भी ऐसा लिखा मिल जाए जैसे जस्ट नाम का वर्ड मिल जाए, ऑलरेडी नाम का वर्ड मिल जाए, येट नाम का वर्ड मिल जाए, एवर नाम का वर्ड मिल जाए, ठीक है, नेवर नाम का वर्ड मिल जाए ना, तो ये सारे एडवर्ब इस बात को शो करते हैं कि वो वाला टेंस कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। तो आप देखो कितना आसान होता है टेंस जब आपको ये पता हो कि एडवर्ब जो है, एडवर्ब के अकॉर्डिंग जो है वो टेंस डिसाइड होता है। एडवर्ब के अकॉर्डिंग टेंस डिसाइड होने का मतलब क्या है कि अगर आप जैसे ही ऑफन देखोगे तो आपका मन करेगा कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, ठीक है। और कहीं पर भी नाउ, राइट नाउ देखोगे तो हमेशा बात किसकी करोगे? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस की बात करोगे, अग्री, ठीक है। और जैसे ही जस्ट, जस्ट नाउ, ठीक है, येट, नाउ येट, ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो हमेशा किस टेंस की बात करेंगे? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, ठीक है। और आपने कई बार पढ़ा होगा कि जब कभी भी प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कितनी चीजें होती हैं? यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाते हो आप? हैज बीन या हैव बीन लगाएंगे। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फॉर के साथ टाइम दिया होगा और सिंस के साथ टाइम दिया होगा। या मैं कहूं कि आपको यह याद रखना है कि ऐसे वाक्य जिसमें सिंस के साथ समय दिया गया हो या
फॉर के साथ समय दिया गया हो, वो वाक्य हमेशा और हमेशा किस में होगा? प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस, या तो पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस और या तो फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। मतलब सिंस प्लस टाइम और फॉर प्लस टाइम कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए तो वो वाक्य हमेशा किस में होना चाहिए? परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। अगर वो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो हैज बीन और हैव बीन के साथ सिंस और फॉर लगेगा। अगर वो पास्ट के कंटिन्यूअस में होगा तो हैड बीन के साथ सिंस या फॉर लगा होगा, और अगर वो फ्यूचर के कंटिन्यूअस में होगा तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ क्या लगा होगा? सिंस या फॉर लगा होगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये भी ध्यान रखनी है कि सिंस और फॉर के साथ जो है, फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए? अनिश्चित समय के लिए, मतलब कि अनसर्टेन टाइम के लिए। और जो सिंस नाम का वर्ड है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? सर्टेन टाइम के लिए, मतलब कि निश्चित समय को दिखाने के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय और अनिश्चित समय को आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं क्लास में, कि जो भी चीज अपने सर्कल में, अपने पूरे के पूरे दायरे में एक बार आए हम उसे निश्चित मान लेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो अपने सर्कल में एक ही बार आती है हम उसे कैसा मानेंगे? निश्चित मानेंगे। मैं उदाहरण के लिए समझाता हूं। जैसे अगर दिन को कंसीडर किया जाए तो दिन भर में सुबह कितनी बार आती है? एक बार आती है। तो सुबह मॉर्निंग भी क्या होगा? निश्चित होगा। शाम कितनी बार आती है? एक बार आती है। दोपहर कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। चलो थोड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो जीवन में बुढ़ापा, बचपना कितनी बार आता है? एक एक बार आता है। तो हम इन्हें भी निश्चित मानेंगे। अगर मैं पूरे के पूरे साल भर में मंथ्स के साइकिल की बात करूं जो 12 महीने का होता है, तो 12 महीनों में जनवरी कितनी बार आती है? एक बार आती है। अगर मैं 7 दिनों के सर्कल की बात करूं तो 7 दिनों में मंडे कितनी बार आता है? तो मंडे भी क्या हो जाएगा? निश्चित समय हो जाएगा। तो हर वो चीज जो निश्चित है उसके साथ सिंस लगानी है, और जो निश्चित नहीं है, आप कहोगे सर निश्चित नहीं है मतलब क्या है? अरे भाई कह दिया जाए 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 साल से, 10 सालों से, तो क्या ये 10 साल निश्चित है कि 2010 से 2020 की बात कर रहे हैं? नहीं। लेकिन अगर वहां लिखा होता 2010 से तो 2010 तो निश्चित हो जाता ना। अग्री? तो बचपने से अगर मैं बोलूं चाइल्डहुड से तो सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, क्योंकि बचपना उस लाइफ साइकिल में, एक जीवन काल में एक ही बार तो आता है। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए, प्रेजेंट के चारों टेंस क्लियर हो गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगा रहे हो आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लगा रहे हो कि भाई जब कभी भी ये सारे एडवर्ब मिलेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये मिलेगा तो कंटीन्यूअस, ये मिलेगा तो परफेक्ट, और ये ऐसा मिलेगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में कैसी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे? तो सिंस और फॉर के साथ हैज बीन और हैव बीन नाम की हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में? पास्ट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस पढ़ लिया, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस भी पढ़ लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्ब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में एस्टरडे नाम का वर्ड अगर आ जाए तो उसे पास्ट इंडेफिनिट की डिमांड होगी। पास्ट इंडेफिनिट आप समझते तो है ना, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का एडवर्ब क्या हो गया? एस्टरडे हो गया, लास्ट डे हो गया, अगो हो गया, या कोई भी टाइम पीरियड जो पिछला दिखाए। ठीक है, तो जब कभी भी एडवर्ब पास्ट के होंगे तो एडवर्ब पास्ट के होंगे तो फिर उनके साथ जो टेंस भी लगेगा वो भी तो पास्ट में ही लगेगा। तो अगर कहीं पर एस्टरडे मिल जाता है तो एस्टरडे नाम का शब्द क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट की डिमांड कर देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि एस्टरडे आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट करेंगे ना। इस वाले को यहां से हटा दीजिएगा। अब अगर हम बात करेंगे किसकी? पास्ट कंटीन्यूअस की। तो पास्ट कंटीन्यूअस में वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, लेकिन जैसे आप याद कर सकते हो, नाउ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो देन जो होगा वो पास्ट के कंटीन्यूअस में हो सकता है। वाइल नाम का वर्ड पास्ट का कंटीन्यूअस दिखाता है। ठीक है, और जब कभी भी व्हेन के साथ कोई एक सेंटेंस लिखा हो उसके बाद जो क्लॉज आएगा वो पास्ट के कंटीन्यूअस में आएगा। जैसे जब मैं वहां पहुंचा तो वो पढ़ रहा था, व्हेन आई रीच्ड देयर ही वाज रीडिंग।
अग्री? तो अगर ऐसे कभी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस के डिमांड है। दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप थोड़ा गेस करो ना, समझो। नाउ से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो देन से पास्ट कंटिन्यूअस, और वाइल से भी पास्ट कंटिन्यूअस। और जब कभी कोई क्लॉज व्हेन के साथ ऐसा बन जाए कि जब मैं वहां पहुंचा, जब मैंने बात की, जब मैंने उसे देखा, व्हेन आई सॉ हिम, ही वाज टीचिंग, अग्री? तो उसके साथ हमेशा क्या लगा दोगे? पास्ट का कंटिन्यूअस लगा दोगे। तो ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है परीक्षा के लिए, आप ध्यान रखना, क्योंकि आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में आधा सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसे कंप्लीट करके दे दो, और 4 ऑप्शन वहां पे लिखे रहेंगे, कौन सा टेंस लगाना है, आगे इंप्रूवमेंट कैसे होगा ना, इन सब बातों का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, पास्ट इंडेफिनिट देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखा, पास्ट कंटिन्यूअस देखा, वैसे ही जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट देखा था, वैसे ही आप पास्ट परफेक्ट को भी समझेंगे। और पास्ट परफेक्ट को समझने के लिए ना मैं यहां पर चीजें ना समझा करके आगे समझाऊंगा। थोड़ा सा इस बात को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो। ये ध्यान रखोगे कि बिफोर और आफ्टर का यहां पे अच्छा खासा रोल है। तो पास्ट के परफेक्ट को, ये वही कहानी है बच्चों जिसमें 2 काम होते हैं। जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, मेरे पहुंचने के बाद ट्रेन छूट गई थी, मेरे पहुंचने के पहले ट्रेन छूट गई थी ना, ऐसे वाक्य आते हैं। तो जब एक साथ 2 काम होते हैं, कोई एक काम पहले होता है और कोई एक काम बाद में होता है, तो ऐसे क्लॉज को हम लोग पास्ट परफेक्ट में लेके जाते हैं। एक्चुअली यहां पर 2 फंक्शन होते हैं, तो हम इसका अभी रूल डिस्कस करते हैं। तो पहली बात, आपको यहां से क्या क्या जरूरी था? ये जरूरी था बच्चों, याद करो, ये जरूरी था, याद करो, नाउ जरूरी था, याद करो, वाइल का केस जरूरी था, याद करो, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट और उसके बाद का क्लॉज होगा कंटिन्यूअस में, ये इतनी बात आप ध्यान रखो, ठीक है। और फिर चले हो अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो कोई टेंशन नहीं लेनी बच्चे, सिंस के साथ निश्चित समय, फॉर के साथ अनिश्चित समय, और यहां की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे वहां की हैज बीन, हैव बीन, वैसे यहां की हैड बीन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें, तो फ्यूचर टेंस में आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है कि विल और शैल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग किया जाएगा? विल और शैल का प्रयोग होगा। और फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग होगा, और कुछ ऐसे एडवर्ब होंगे जो फ्यूचर को दिखाएंगे, जैसे कि टुमारो और नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट के साथ कोई भी, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ जाए तो भविष्य दिखाएगा, तो भविष्य दिखाएगा तो फ्यूचर टेंस प्रयोग किया जाएगा। तो फ्यूचर में उतनी टेंशन नहीं ना, आसानी से पकड़ लेते हो कि टुमारो लगा हुआ है तो इसका मतलब हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, और वहां पे विल और शैल के साथ ऑप्शंस पे चले जाते हैं, ठीक है। तो टुमारो यहां पर भी लगा होगा, कंटिन्यूअस में भी ऐसी कहानी होगी, परफेक्ट में सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद टाइम दिया गया होगा, ठीक है। और यहां पे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगी। अगर मैं कहूं इनमें सबसे आपको याद करने वाली बात क्या है, तो सबसे पहले आपको याद करने वाली बात है वो सारे एडवर्ब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाते हैं, वो सारे एडवर्ब जो पास्ट इंडेफिनिट को दिखाते हैं। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूं, ओके। आगे चल के हम आपको टाइम और टेंस में एक एक टेंस को लेकर के रिवीजन पे लेके चलते हैं। जैसे आ जाओ यहाँ पे, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे बाद में। सबसे पहले आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। देखो यही सारी बातें मैंने बताई कि नहीं बताई। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें बच्चों, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जो सामान्यतः आदत को दिखाता है, हैबिट को दिखाता है। मतलब वो सारी बातें जो आदत संबंधी होती हैं वो सब की सब प्रेजेंट टेंस की, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डिमांड करती है। जैसे मैं कहूं कि कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है, द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो अगर मैंने कहा द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो ये उसकी हैबिट है। और हैबिचुअल एक्शन को हम कहां यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कहीं पे डेली लग जाए, अब डेली अगर कोई काम हो रहा है तो हैबिट होगा कि नहीं होगा, और हैबिट होगा तो फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड करेगा। तो जितनी भी हैबिट दिखाने वाले वाक्य होंगे वो किस टेंस में होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। प्रैक्टिस और हैबिट एक ही बात है कि रोज जो काम कर रहे हो, डेली रूटीन में जो काम कर रहे हो, तो उसी को उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे। रेगुलरली लिखा हो ना, डेली लिखा हो, फ्रीक्वेंटली, ऑफेनली लिखा हो, ऑफेन लिखा हो ना, तो ये सारे वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड करते हैं। और इसके साथ साथ कोई ऐसी एक्टिविटी जो
परमानेंट हो, मतलब कि जो चीज परमानेंट होगी बच्चे, वो निश्चित तौर पर मानो कैसी हो जाएगी, वो एक तरह से रूटीन में आ जाएगी। जैसे कि अगर पानी को बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो लास्ट में भाप बनेगा, या अगर भाप को गर्म ठंडा करोगे तो पानी में चेंज हो जाएगा। तो ये तो एक परमानेंट एक्टिविटी है ना, कहीं पे भी करके देख लो वैसा ही रहेगा। तो हम ऐसे ट्रूथ को भी, ऐसे एक्टिविटीज को भी, या मैं कहूं जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ का मतलब है जो सामान्य सत्य, जो कभी भी झूठ ना हो। पानी को जब जब गर्मा लो 100 डिग्री के ऊपर, तब वो क्या आ जाएगा, भाप बन जाएगा, इट विल टर्न इनटू स्टीम। तो इसलिए वो सारे ट्रूथ भी जनरल ट्रूथ हो, परमानेंट एक्टिविटीज हो, हैबिट हो, प्रैक्टिसेस हो, जो भी आपके रीति रिवाज हो ना, मुहावरे एवं कहावतें हो, ये सभी हमेशा किसकी डिमांड करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड करते हैं। आपकी परीक्षा के लिए जरूरी बात क्या है, इनको नहीं भूलिएगा, भूल जाओगे तो बड़ा गलत होगा। यूजुअली नाम का शब्द दिखे तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेवर नाम का शब्द दिखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेवर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में भी बताया, लेकिन नेवर जो है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी है। एडवर्ब को ध्यान रखोगे, एक एक एडवर्ब दो दो जगह भी यूज होता है, कभी कभी अंतर भी समझ में आ जाएगा। ओकेजनली नाम का वर्ड, समटाइम्स नाम का वर्ड, नॉर्मली नाम का वर्ड, जनरली नाम का वर्ड, ऑलवेज नाम का वर्ड, ऑफन नाम का वर्ड, सेल्डम नाम का वर्ड, रेयरली नाम का वर्ड, फ्रीक्वेंटली नाम का वर्ड और डेली नाम का वर्ड। अगर इतने कहीं पर भी एडवर्ब मिल जाए तो आप उन्हें हमेशा और हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिमांड करेंगे वो, और आप हमें उन्हें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे, ठीक है। और किसी टेंस में लेके जाओगे, जैसे कहीं पे लिख दिया जाए कि आई ऑलवेज एम रीडिंग दिस बुक, तो अगर ऑलवेज लिखा है तो उसके साथ एम रीडिंग लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलवेज है तो ऑलवेज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा। आई ऑलवेज रीड दिस बुक हो सकता है। अगर डेली आई एम गोइंग टू मार्केट हो जाए तो ऐसा सेंटेंस ना लिख करके डेली आई गो टू मार्केट ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेली के साथ आई एम गोइंग टू मार्केट ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आया कि नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हो गया कि वो सारे वाक्य जिनमें इनमें से कोई भी एडवर्ब मिल जाए, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। अब अगर आपको इस बात में समस्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, तो मैंने आपको काफी बार, या मैंने अगर ना भी मैंने पढ़ाया तो बताया ही होगा, नहीं पढ़ाया है तो आपने कक्षा 12 तक कई बार ये चीजें पढ़ी होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। आप हमेशा क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, या तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या तो ईएस लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जब स्ट्रक्चर नेगेटिव हो जाता है तो हम सब्जेक्ट लिखते तो हैं और सब्जेक्ट के बाद हम फिर डू या तो डज लगाते हैं ना, और उसके साथ नॉट नाम का मतलब कि वर्ड लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, डू या डज को आगे ले लेते हैं फर्स्ट वाले में और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जो भी आगे होता है। नेगेटिव बनाना होता है तो इसी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब लगा देते हैं। जब डबल इंटरोगेटिव बनाना होता है, इंटरोगेटिव सेकंड बनाना होता है, तो हम WH वर्ड पहले लगा देते हैं, व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच ना, जो भी होता है तो WH वर्ड लगा देते हैं और उसके बाद डू या तो डज मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगा देते हैं। और जब इसका नेगेटिव बनाना होता है तो बच्चों सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देते हैं। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है, भूलिएगा नहीं। एक तो नॉट कहां लगा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहां, और उसके बाद जब जब नॉट लगा है तो किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। कभी कभी इस नॉट को सब्जेक्ट के पहले लगा दिया जाएगा, डज नॉट ही ऐसा लिख दिया जाएगा, जो गलत होगा, बल्कि डज ही नॉट होना चाहिए। स्ट्रक्चर की मिस्टेक पेपर में खूब आती है। आइए एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि लिखा हुआ है ही प्लेज मैच, तो अब चूंकि प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या होता है, जब आपका कर्ता ही होता है, जब आपका कर्ता शी होता है, इट होता है या कोई सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक लड़का हो, एक लड़की हो, एक पेन हो, एक पेंसिल हो, एक बोर्ड हो, एक क्लास हो,
कोई भी अगर एक वचन होगा तो उसके साथ हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं। जबकि अगर कर्ता आई होता है, वी होता है, यू होता है और दे होता है या कोई भी बहुवचन होता है, तो या तो इनमें से या तो बहुवचन मतलब एक से ज्यादा, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है ना, पेन एंड पेंसिल, मतलब एक से ज्यादा चीजें जुड़ जाएं, तो आप उसके साथ मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यस और यस नहीं लगाते। और ऐसे ही वाक्यों में बच्चों आगे चल के आप डज का प्रयोग करते हैं यस और यस वाले में, और इन वाक्यों में किसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। काफी बार आपने इन बातों को पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे ही प्लेज मैच लिखा हुआ है, तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट प्ले होगा कि नहीं होगा, ही डज नॉट प्ले मैच हो जाएगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव बन गया। नेगेटिव का जब इंटरोगेटिव बनाएंगे फर्स्ट डज को आगे ले लेंगे, डज ही प्ले मैच हो जाएगा। इसका नेगेटिव बनाना होगा तो डज ही के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे और फिर उसके बाद लिख देंगे प्ले मैच। और अगर मान लीजिए इसका इंटरोगेटिव सेकंड बनाना होगा तो हम यहां पे वाई या तो व्हेन कुछ भी लिख देंगे, वाई डज ही प्ले मैच। और आप अपने दिमाग में बनाइए इसका नेगेटिव क्या होगा। मुझे लगता है आप सभी के सभी लोगों को आने लगा होगा कि नॉट अगर सेट होगा तो वो ही के बाद, मतलब वाई डज ही नॉट प्ले मैच। मिस्टेक कैसे बनाएगा जरा सा उसको भी देख लीजिए। मिस्टेक्स कुछ ऐसी बना सकता है कि ही प्लेज तो ठीक है, यहां पे ही नॉट प्लेज कर दे, गलत हो जाएगा, बल्कि डज नॉट प्ले होना चाहिए। कभी कभी यहां डज नॉट लिख देगा और यहां भी यस लगा देगा, वो भी मिस्टेक बन जाएगी स्ट्रक्चर की। ऐसे ही अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो वाई डज ही के बाद ऐसा लिख देगा, वाई डज नॉट ही, वाई डज नॉट ही ना, तो नॉट तो ही के बाद होना चाहिए था जबकि पहले हो जाएगा। तो ऐसे चाहे छोटे प्रश्नों में बने और चाहे बड़े प्रश्नों में बने, मिस्टेक का पैटर्न ऐसा ही रहेगा। यही सेंटेंसेस बड़े हो जाएंगे, नॉट आगे पीछे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्ट्रक्चर समझ के रखना है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इस तरह से हो जाएगा। अब यहीं पर बच्चे अगर कंटिन्यूअस करना था तो मैं इसी को ही इज प्लेइंग मैच कर देता, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो जाता। फिर ही इज नॉट प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग, वाई इज ही प्लेइंग, वाई इज ही नॉट प्लेइंग, सारे के सारे स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेंगे। परफेक्ट बनाना होता तो ही हैज प्लेड मैच, ही हैज नॉट, हैज ही नॉट ना, ऐसे स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एडवर्ब मिले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। कुछ एग्जांपल भी आपके दिए गए हैं, आप इसे देख लीजिए। द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो जैसे ही कहा गया है कि वो रोज सुबह जाती है, तो ये तो उसकी रेगुलर आदत हो गई, तो यहां पे क्या लिखेगी, गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहीं पर गलती कैसे कर देगा, द ओल्ड लेडी वेंट फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। अब या तो लिखवाओ वहां पे, बताओ कि ऑन 20 या ऑन लास्ट मंडे, कुछ भी ऐसा लिखो जिससे पता चले पास्ट है, और नहीं तो वो हमेशा और हमेशा किस में रहेगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। देखो यहाँ पे यूजुअली नाम का वर्ड मिला ना बच्चे, यूजुअली आया तो हमेशा ये बिलीव्स ही रहेगा। मिस्टेक कैसे बनेगा, बिलीव्ड कर देगा। तो यूजुअली अगर आया है तो यूजुअली को हमेशा किस टेंस में लेके जाना है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लेके जाना है। रट के रखो, यूजुअली है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ऑफन है तो बताओ गेट्स होगा या गॉट होगा, गेट से ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑफन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ऑलवेज है तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। सेल्डम है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप ये पकड़ पाएंगे कि कहां पे किस टेंस को लगाना है। क्योंकि देखो आपको वहां एक्चुअली पकड़नी तो मिस्टेक है ना, मिस्टेक अगर पकड़ोगे, अगर आपको ये पता लग जाए कि भाई ये हमारा मिस्टेक है, तो आसानी से उसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरे वाले टेंस को देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपके काम बनकर बता दे रहा हूं, देखो अभी परीक्षा नजदीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बात करनी, आगे चल के ना हम लोग मैं खुद भी इस पूरे के पूरे सीरीज को लेके आऊंगा पूरी डिटेल में इंग्लिश। जब मैं वहां पढ़ाऊंगा, इस YouTube वीडियो पे ही पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा लेक्चर। अभी तक कोई भी YouTube का टीचर मतलब पूरे वीडियोस अवेलेबल नहीं करवाता, मैं पूरे वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगा, तब वहां पढ़िएगा। अभी परीक्षा है, इसलिए आप क्या करोगे,
परीक्षा के हिसाब से पढ़ोगे ना, तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्लियर हो गया, देखोगे तो बता दोगे ना कौन सा टेंस होना चाहिए, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो कर लोगे। चलो अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही सारी बातें हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चीजों की कंटिन्यूटी दिखाएगा। कंटिन्यूटी कैसे दिखाएगा? कंटिन्यूटी हमेशा और हमेशा जारी रहने को कहते हैं ना, तो इसका मतलब है जब काम जारी रहेगा तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेके चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था नाउ नाम का वर्ड होता है, ठीक है ना, या क्या कहते हैं जस्ट नाउ नाम का वर्ड होता है, प्रेजेंटली नाम का वर्ड होता है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड किसको दिखाते हैं? प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को दिखाते हैं। जैसे ही ऐसे शब्द मिल जाएंगे उन सारे शब्दों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा देना। एक जरूरी नियम यहाँ पे है, देख लो, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर फ्यूचर दिखाने वाला शब्द लिखा रहेगा और टेंस लिखा रहेगा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, आई एम गोइंग। तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सर यहाँ पे आई एम गोइंग नहीं बल्कि आई विल गो होना चाहिए या आई शैल गो होना चाहिए ना, टेक्निकली होना भी चाहिए आपको ये कंफ्यूजन, लेकिन इंग्लिश यहीं पर कहती है कि कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो फ्यूचर के एडवर्ब के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस फ्यूचर के एडवर्ब के साथ फ्यूचर को दिखाता है, जो आने वाला भविष्य है। जैसे मैं बोलूं कि पीएम, आवर पीएम इज कमिंग हियर टुमारो, हमारे प्रधानमंत्री कल यहां आ रहे हैं, तो चूंकि टुमारो लिखा हुआ है ना, तो टुमारो की वजह से हम ऐसा कहेंगे कि हम आज जो पास में फ्यूचर है ना, हम उसको दिखाना चाह रहे हैं, और ये सेंटेंस गलत नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद टुमारो, इसका मतलब कल मैं इलाहाबाद जाऊंगा। मैं अगर इसे ऐसे लिखता कि आई शैल गो टू इलाहाबाद टुमारो तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद टुमारो, तो टुमारो आने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर को दिखाने लगा है, ठीक है। तो ये गलत स्ट्रक्चर नहीं होता है, थोड़ा सा इस बात के लिए ये रूल केवल मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो फिर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस में एक इंपॉर्टेंट बात यहां आती है जिसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं ना, कुछ ऐसी वर्ब होते हैं जिन्हें हम स्टैटिव वर्ब कहते हैं, जो प्रोग्रेसिव नहीं होती है, मतलब वो बार बार चेंज नहीं हो रही है, स्पेशली कंटिन्यूटी नहीं दिखाती है। अब वो वर्ब कौन कौन सी होती है, थोड़ी मेहनत करके रट लो भाई। वैसे तो यहां पे अलग अलग दिया गया है कि परसेप्शन के लिए जो वर्ब होती है जैसे कि सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रेफर, प्लीज, प्लीज मतलब खुश हो, राइट। कुछ थिंकिंग प्रोसेस को दिखाती हैं जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड। बहुत टेंशन मत लो, चलो आपका मैं काम आसान करता हूं, इसे भूलो ऐसा। ये जो है ना थिंकिंग प्रोसेस, दुनियादारी, ये सब भूल जाओ। अभी बस इतना ध्यान रखो कि सी नाम की वर्ब आ जाए कहीं पे, टेस्ट नाम की वर्ब आ जाए, स्मेल नाम की वर्ब आ जाए, हियर नाम की आ जाए, प्रेफर नाम की आ जाए, प्लीज नाम की आ जाए, थिंक आ जाए, नो आ जाए, मीन आ जाए, माइंड आ जाए, ओन आ जाए। ओन मतलब अपने पास होना, मतलब उस पर मलिकाना हक जताना, जैसे आई ओन दिस मार्कर, ठीक है, तो ये मेरा है, ऐसा। हैव नाम की वर्ब आ जाए, बिलोंग नाम की वर्ब आ जाए, कॉम्प्राइज नाम की वर्ब आ जाए, बच्चे पॉसेस और कंटेन। केवल वर्ब की लिस्ट बनाओ और वर्ब को लिखो और 4 बार पढ़ो, ठीक हो जाए। बिलीव नाम की वर्ब आ जाए, लाइक नाम की वर्ब आ जाए, लव नाम की आ जाए, वांट नाम की आ जाए और विश नाम की वर्ब आ जाए, डिजायर नाम की वर्ब आ जाए और हेट नाम की आ जाए, लुक आ जाए, शेम आ जाए, अपीयर आ जाए, अफेक्ट आ जाए, रिजेंबल आ जाए, रिजेंबल मतलब की तरह लगना, ठीक है ना। कॉस्ट नाम की वर्ब आ जाए, रिक्वायर नाम की वर्ब आ जाए, स्टैंड नाम की वर्ब आ जाए, फेस नाम की वर्ब आ जाए और बिकम नाम की वर्ब आ जाए। बच्चों अगर कभी भी इतनी वर्ब कहीं पर दिखे तो रट के रखना, वो कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं होंगी। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न इनसे। बिलीविंग ऐसे दे देगा, आई एम बिलीविंग यू, बिलीव में आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, बात खत्म, आई बिलीव यू होगा। ऐसे दे देगा, आई हैव बीन बिलीविंग यू, बिलीव में जब आईएनजी फॉर्म लगता ही नहीं है तो ना वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में होगा और ना तो वो प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा बच्चों। तो ये जितनी क्रिया है ना, कई बार ऐसे रटो, ऐसे पढ़ो इसको, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर और प्रेफर, प्लीज। उसके बाद पढ़ो थिंक, नो, मीन, माइंड, ओन, हैव, बिलोंग, कॉम्प्राइज, पॉसेस, कंटेन, बिलीव, लाइक, लव, वांट, विश, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, ठीक है, लुक, सीन। बहुत बार पेपर में पूछा बिकम का बिकमिंग नहीं होगा,
अपीयर का अपीयरिंग नहीं होगा, केवल एक जगह पर होता है जब आप परीक्षा में जाकर के बैठते हैं, भागीदारी देते हैं। अपीयर मतलब दिखना, प्रतीत होना, कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। लेकिन अपीयर मतलब अगर परीक्षा में बैठना है, शामिल होना है, तो आईएनजी फॉर्म ले लेता है। तो ही इज अपीयरिंग इन एग्जाम तो करेक्ट है, लेकिन यू आर अपीयरिंग माई ब्रदर तो गलत हो जाएगा। आप मेरे भाई की तरह दिख रहे हो, इट इज इनकरेक्ट। अपीयर जो वर्ड होगा हमेशा अपीयर्स टू में जाएगा, आईएनजी फॉर्म में नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर इसे करेक्ट कैसे करेंगे ना, पढ़ा इसको कि नहीं, लिखो कॉपी में और पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो। कभी भी प्रश्न आएगा ना तो ऐसे लिखा होगा, स्मेलिंग लिखा होगा, हियरिंग लिखा होगा। अभी इस पे डाउट्स बनाते हैं, लेकिन आईएनजी फॉर्म दिखे नहीं कि गलत है, कहीं एक आध पे करेक्ट होता है, मैं उसको समझा देता हूं। अभी इन सारे वर्ड्स को लिखो और खूब पढ़ो, वीडियो को रोको और कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। चलो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, किसके बारे में, इन्हीं वर्ब के बारे में। जैसे कि एक वर्ड आपने देखा था सीना, तो सी मतलब क्या हो गया, देखना। सी मतलब देखना, तो इसके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म प्रयोग नहीं है। जैसे आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, सेंटेंस गलत है। आप इसलिए गलत कर दोगे क्योंकि बोलोगे कि सर ने बताया था आईएनजी फॉर्म नहीं लेते, ठीक। फिर करेक्ट कैसे होगा बच्चे, करेक्ट होगा, इसको काटोगे आई सी यू। अगर मैं एक सेंटेंस ऐसा लिखूं कि लिखा था आई हैव बीन बिलीविंग यू, आई हैव बीन ठीक है। आपने कहा सर आपने बताया था आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगा, मैंने कहा बिल्कुल बताया था, काट दो फिर। अब बोलोगे सर करेक्ट क्या करें इसको, अब मैं ऑप्शन दे देता हूं, बताओ। एक बिलीव है, नंबर 2 हैव बिलीव्ड है। बताओ किसको ठीक करोगे। तो एक तो विकल्प आपका बन सकता है कि सर बिलीव लगा दो, सही हो जाएगा ना, लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना, वो जितनी वर्ब जिनके साथ आईएनजी नहीं लगती है, हाँ मैं बच्चों इनकी बात कर रहा हूं, ये सारी वर्ब की, तो वो सारी वर्ब जिनके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, इनको जब आप करेक्ट करते हो ना, तो करेक्ट करते हो तो इस बात का ख्याल रखना कि वो जिस टेंस में गलत होंगी, जिस टेंस में गलत होंगी एकदम उसी के पहले वाले टेंस में करेक्ट होंगी। जैसे ये गलती प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में थी कि नहीं थी, तो करेक्शन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हुआ कि नहीं हुआ। और ये वाली गलती प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में थी कि नहीं थी, तो क्या करेक्शन प्रेजेंट के परफेक्ट में नहीं होना चाहिए क्या, तो करेक्शन भी तो प्रेजेंट के परफेक्ट में होगा। सही तो ये भी है, ये भी है, लेकिन इस वाक्य के लिए ये ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। जहां गलती होगी, जिस टेंस में गलत होगा, उसी के जस्ट ऊपर वाले टेंस में करेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं आई शैल बी बिलीविंग, तो शैल बी बिलीविंग में गलत है, तो शैल बिलीव में करेक्शन होगा। और अगर मैं बोलूं आई शैल हैव बीन बिलीविंग, तो शैल हैव बिलीव्ड में करेक्शन होगा। समझ पाएगी। तो एक बात तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, कैसे इसको करेक्ट करोगे। और दूसरी बात मैं आपको थोड़ी सी समझाता हूं, जैसे कहीं कहीं पेपर में ये बात आपको मिलेगी। 2 वाक्य ऐसे लिखा होगा, आई रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, आई चेंज्ड माई क्लोथ्स। ठीक है। अब 2 वाक्य हैं, दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपसे बोल देगा कि दोनों को जोड़ दो। तो कभी कभी वाक्य में ऐसा, सॉरी ये विकल्प से सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं आपको एक दूसरा विकल्प ले लेता हूं, ठीक है। जैसे आई सॉ स्नेक, आई सॉ स्नेक, आई रैन अवे ना, 2 वाक्य ले लिया और इसको जोड़ना है। तो आप देखोगे जोड़ते समय ना ऐसा लिखा होगा सीइंग स्नेक, सीइंग स्नेक, आई रैन अवे ना। आपके मन में कंफ्यूजन तुरंत आ जाएगी कि अभी थोड़ी देर पहले सर बताते हो कि इसने सी में आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, थोड़ी देर बाद लगा देते हो, बताओ मामला क्या है। मैंने क्या कहा था, वर्ब के रूप में नहीं लगेगी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म सी में नहीं लगेगी, लेकिन जब हम उसे पार्टिसिपल के रूप में जोड़ना चाहें, वाक्य में ऐसा दिख जाए तो गलत थोड़े होगा। नहीं बताते तो आप क्या कर देते, सीइंग यहां देखा, बोलते कि यही वाला पार्ट गलत है, ऐसे दे देगा, बोलो कंफ्यूजन हो सकती थी। तो
तो आपको यह ध्यान रखना है कि ऐसे स्ट्रक्चर में आईएनजी फॉर्म लग सकती है। जैसे मैं कहूं आई बिलीव्ड यू ना, आई वेंट विद यू, या आई केम टू योर होम, तो मैं बोल दूंगा बिलीविंग यू आई केम टू योर हाउस, या वेंट टू योर हाउस, जो भी कर दे, वेंट टू क्या कहते हैं इलाहाबाद, कुछ भी कर दे। तो जब हम इसे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए पार्टिसिपल की तरह प्रयोग करेंगे ना, तो यहां पे सही है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में हम कभी भी इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। जैसे आई एम वांटिंग अ पेन, गलत, आई वांट अ पेन। आई एम लविंग यू, गलत, आई लव यू। अगर मैं बोलूंगा कि आई एम लाइकिंग दिस मार्कर, आई लाइक दिस मार्कर होगा, आई एम लाइकिंग नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर मैं बोलूं दिस बुक इज कॉम्प्राइजिंग ऑफ नहीं होगा, बल्कि कॉम्प्राइजेस ऑफ होना चाहिए। मैं बोलूं कि इट इज अफेक्टिंग, नहीं, इट अफेक्ट्स, अफेक्टिंग नहीं। ही इज माइंडिंग योर थॉट्स, नहीं, ही माइंड्स योर थॉट्स। आईएनजी फॉर्म के साथ ये गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना, लिख लेना, जो मर्जी करे करना, बस गलत मत करके चले जाना, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया। कोई नहीं समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ में नहीं आया, ठीक है ना, ताकि उस पर कुछ और काम किया जा सके। और कुछ एग्जाम्पल्स करेक्ट और इनकरेक्ट करके दिए गए हैं, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये करेक्ट और इनकरेक्ट करके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ क्या है, ओनिंग आकार, बच्चे ओन का आईएनजी फॉर्म नहीं लगता, बताओ करेक्ट करो, ओन्स होगा कि नहीं होगा। वी आर हियरिंग द बेल, हियर मतलब सुनना। अब यहीं पर एक बात समझो, क्या समझना है बात में, कि कभी कभी सुनते होगे ना कि जज साहब हियरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस हियरिंग का मतलब सुनना नहीं होता बल्कि सुनवाई होता है। तो हियर में आईएनजी फॉर्म जज साहब की सुनवाई के लिए हो सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। जैसे यहां पे दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू यू ना, नहीं हो सकता भाई बिलोंगिंग, क्योंकि वर्ब के रूप में आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा, बिलोंग्स लेगा। फिर आप कहोगे सर कहीं कहीं तो बिलोंगिंग लिखा रहता है, तो लोग यहीं पे लिखा रहता है, कहते हैं अपनी सारी बिलोंगिंग्स ले लो और चुपचाप घर से भाग जाओ। तो जब बिलोंगिंग्स का बात तो करेंगे ना, तो ये नाउन है, वर्ब नहीं है, बोलते हैं संबंधित वस्तुएं, आपसे जुड़ी हुई चीजें। कहते हैं उसने अब पूरी बिलोंगिंग्स के साथ घर छोड़ दिया। तो बिलोंगिंग्स जो है वो बिलोंगिंग्स तो करेक्ट है, वो भी नाउन है, वर्ब नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसे कुछ गलतियां मत करके चले आना, ठीक है। इसी के लिए इतना ज्यादा फोकस करके पढ़ा रहे हैं और बार बार समझा रहे हैं चीजों को। अब ऐसे देख लो, यह लिखा हुआ है हेटिंग यू, नहीं, हेट होता है। फॉरगेटिंग ना, आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। मीनिंग आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। हैविंग नहीं लेगा आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर आप वाक्य में ऐसा देखते हो कि हैविंग कंप्लीटेड, सुना होगा ना कि हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, तो भैया वही कहानी तो है जो सीइंग वाली है, पार्टिसिपल के रूप में है ये भी। हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाता है, ठीक है। चलो, ऐसे ही यहां पे लिखा हुआ है शी स्टैंड्स इन द शेड ऑफ ट्री, ठीक है। ठीक है, द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। इज स्टैंडिंग लिखा हुआ है ना, क्या होना चाहिए था, स्टैंड होना चाहिए था, ठीक है। द बुक इज कंटेनिंग गुड, कंटेनिंग नहीं होगा, कंटेन्स होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से काफी बातें आप समझ सकते हैं जो आपके एग्जांपल्स में दी गई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन या आपको किसी में डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में बोलो और उसमें फिर हम लोग बात करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम अभी डिस्कशन आपसे किसके बारे में करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में एक जल्दी से रिव्यू ले लीजिए। मैंने कहा था कि कुछ एक एडवर्ब याद करके रखना, भूल जाओगे तो गलत होगा। एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, टिल, सो फार, ऑफ लेट, लेटली, बिफोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटली से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। बाय द टाइम, आफ्टर, इतने सारे वर्ड अगर कहीं पे आते हैं तो वो किस टेंस की डिमांड करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर कभी भी ये रटो भाई, इसको लिखो कहीं कॉपी में, और जितनी बार हो सके वो रटो कि जनरली आएगा, यूजुअली आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, नाउ आएगा, राइट नाउ आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, रिसेंटली होगा, लेटली होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। रट डालो भाई, परीक्षा देनी है, 10 नंबर के क्वेश्चन इन सबसे बनते हैं, ठीक है। टाइम एंड टेंस कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन बनाता है भाई, देखो मन लगाओ, पढ़ो।
कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट इतना ही है कि ज्यादा पढ़ा करो, ठीक है। चलिए और आगे अगर चले तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। लिखा हुआ है कि आई हैव जस्ट सीन दैट फिल्म, तो जैसे ही जस्ट आ गया बताओ क्या हैव में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। आपने जस्ट नाम का वर्ड देखा और आपने कह दिया सही हैव में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। ऑलरेडी आया, बताओ भाई वो हैड में जाएगा या हैव में जाएगा? हैव में करो, नहीं, अच्छा हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म है ना, तो ठीक है, हैव प्लस हैड मतलब खाना, हैव हैड हैड, तीन थर्ड फॉर्म। एवर नाम का वर्ड आ गया, ठीक है। सो फार, येट, टिल, मीन्स, ठीक है ना, जितना भी आएगा ये हमेशा किसके साथ लेगा? प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म लेगा। ओनली इन प्रेजेंट इन परफेक्ट फॉर्म, हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। लिखो, खूब प्रैक्टिस करो, जितनी हो सके प्रैक्टिस उतनी करो। मैं आपको कल के ही दिन से ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा टेंस पे, या पूरे के पूरे कंबाइंड जितने भी आते हैं ना, तो मुझे बताइएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही, नहीं आ रही, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनसे, या कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस लेक्चर से बेनिफिट होगा नहीं होगा, ठीक है ना, या आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। चलो अब एक लास्ट बचा हुआ है, उस पर डिस्कशन करेंगे हम सभी लोग। अब पास्ट के परफेक्ट पे देख लेते हैं ना, ये यहां से प्रश्न बनते हैं। तो पास्ट के परफेक्ट पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? मैंने आपसे कहा पास्ट परफेक्ट मतलब दो काम चलेगा, एक काम पहले होगा, एक काम बाद में होगा। जैसे डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, कई बार मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ, ठीक है। एक लास्ट यहां से बात समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब कभी भी पास्ट परफेक्ट होगा बच्चे, तो दो वाक्य लिखे रहेंगे, एक ऐसा एक ऐसा ना, और बीच में लिखा होगा या तो आफ्टर और या तो लिखा होगा बिफोर, ठीक है। रट के रखना, भूल जाओगे तो मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है। देखो, बिफोर और आफ्टर से दो वाक्य जुड़े होंगे, इसी को आप बोलते हो कि ये पास्ट का परफेक्ट है। हिंदी में अर्थवर्थ निकालने से दो काम निकलेंगे, मत निकालो कुछ भी। एक बात ध्यान रखो, आफ्टर से दो वाक्य जुड़ा, बिफोर से दो वाक्य जुड़ा। चलो बताओ सारे लोग, आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर मतलब बाद में, तो आफ्टर के बाद वाला क्लॉज हमेशा पास्ट के परफेक्ट में रखना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ना। और बताओ बिफोर मतलब क्या होता है? पहले, तो बिफोर के पहले वाला क्लॉज कहां रखना? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में रखना, एकदम रट लो। आफ्टर के बाद वाला हेड में होगा और बिफोर के पहले वाला हेड में होगा, हमेशा ऐसा रहेगा। आप बोलोगे सर दूसरा वाला कहां जाएगा? तो इसको भी रटो भाई, दूसरे वाले को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कि जब दो क्लॉज, दो काम होते थे, तो कोई एक पास्ट परफेक्ट में जाता था और कोई एक पास्ट इंडेफिनिट में जाता था। तो भैया आफ्टर से जुड़ा है तो बाद वाला परफेक्ट में भेज दो, पहले वाला इंडेफिनिट में भेजो, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। चलो एक दो एग्जांपल लेते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। जैसे मैं अगर यहां पे लिख दूं कि शी हैड लेफ्ट फॉर इलाहाबाद। इलाहाबाद तो खत्म हो चुका है, तो इसलिए हम इसको कैसा लिख लेते हैं? प्रयाग लिख लेते हैं। शी हैड लेफ्ट फॉर प्रयाग ना। बिफोर I had reached there। अब चलो दो वाक्य मैंने लिख दिया। एक बात तो तय है बच्चे की बिफोर से जुड़ा हुआ है, दो वाक्य हैं, एक पहले एक बाद में। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों हेड में हो जाएं, कभी नहीं होगा। बिफोर से जुड़ा दो वाक्य कभी भी हेड में नहीं हो सकता, वुड हैव में दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने रटा है ना, एक हेड में होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा, मतलब सेकंड फॉर्म में होगा। अब बस आपको ये चेक कर लेना है, बिफोर के पहले वाला हेड में रहेगा, लेकिन बिफोर के बाद वाला नहीं रहेगा। और बिफोर के बाद वाले को चेंज करोगे तो केवल रीच्ड में कर दो, सही हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में कर दो। ऐसे ही कभी कभी दोनों में सेकंड फॉर्म दे देगा। तो आपको ये भी रट के रखना है कि बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ दोनों सेकंड फॉर्म में भी नहीं होगा, एक हेड में होगा, एक सेकंड फॉर्म में होगा। अब आप इतने बहादुर हो चुके हो कि बिफोर मतलब पहले हेड में और आफ्टर मतलब बाद वाले में हेड में। ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया? कमेंट करो जल्दी से। तो पास्ट परफेक्ट की भी कहानी क्लियर होगी, ठीक है ना। अब इस पर ज्यादा समय नहीं देना, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन आपके बनेंगे ना तो इसी से बन जाएंगे, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बहुत ज्यादा विद्वान बन के क्या करोगे? अभी तो पेपर निकालोगे, बस पेपर निकालो, आगे बढ़ो। जब विद्वान बनना होगा तो वो भी बनाया जाएगा, ठीक है। चलो, और ये पीडीएफ कहां मिलेगी? टीसीएस पाठशाला यूट्यूब नहीं, वो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, लेट वेट होगी तो मांग लेना,
ठीक है, चिल्लाना मत। देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाना। आगे चलो, एक बचा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस बस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट समझो और बस आज की क्लास को यहीं पे छोड़ देते हैं। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों एक साथ पढ़ेंगे बच्चों। देखो, प्रेजेंट वाला भी, पास्ट वाला भी, फ्यूचर वाला भी। कुछ नहीं करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि सिंस के साथ टाइम लगाएंगे। कैसा? हाँ बोलो, कैसा टाइम? निश्चित या निश्चित? निश्चित। ठीक है, समझाया था सबसे पहले, निश्चित समय लगाएंगे। ठीक है, और फॉर के साथ कैसा लगाएंगे? अनिश्चित समय लगाएंगे, अनसर्टेन टाइम लिखेंगे। फॉर 2 आवर्स ना, सिंस 10 o'clock। तो सिंस और फॉर जहां कहीं भी लगा हो, हमेशा रट लेना कि वो वाक्य किस में होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, और चाहे फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। आप कहोगे सर कैसे पता करेंगे? भैया वाक्य पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा। वाक्य में अगर प्रेजेंट मतलब कुछ ऐसा दिखा होगा कि कोई टेंस ना दिखे तो वो प्रेजेंट है, विल शैल लिखा हो तो फ्यूचर है, और हैड बीन या कोई पास्ट दिख रहा हो तो हैड बीन लगा देना। इसका मतलब है कि या तो हैज बीन, हैव बीन लगाओगे, हैज या हैव बीन, या तो बच्चे लगाओगे हैड बीन, और या तो लगाओगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो हैड बीन क्या है? पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या है? प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या है? फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इतनी ही बात आपको टेंस में याद रखनी है आपके टेट के पेपर के लिए ना। वैसे तो और डिटेल में इन पे बात हो सकती थी, बट समय होने पर हो सकती थी। अभी तो टाइम की कमी है, और टाइम की कमी में बेस्ट अगर रिजल्ट देना है तो आप इतनी ही बात को अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे लगता है चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई परेशानी, तो बता देना, कमेंट कर देना। कमेंट में हम चीजों को फिर से समझा देंगे। ठीक है। हाँ, ये आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। चलो कुछ मैं लगवा देता हूँ प्रभु। आपको ना एकदम बना बनाया खाना देते हैं, एकदम टेंशन मत लो, मेहनत नहीं करनी। देखो यहाँ लिखा हुआ है 4 वाक्य दिए गए, बताना है गलती किसमें है। तो ऑलवेज लिखा है ना, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो शी के साथ फॉरगेट होगा कि फॉरगेट्स होगा? तो आप कहोगे सर फॉरगेट्स हो जाएगा, और इसीलिए बी पार्ट मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है। अगर उसके बाद बच्चे लिखा हुआ है ही वेंट टू मुंबई एस्टरडे, एस्टरडे लिखा है, वेंट भी लिखा है, वाक्य एकदम सही है, नो एरर। ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है स्टूड अप बिफोर, बिफोर लिखा है ना, तो बिफोर के पहले हैड होगा कि नहीं होगा? तो स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप होगा कि नहीं होगा? और बाद में सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिफोर को देखा और सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। 5 years हैव पास्ट। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो आप कि 5 साल बीत चुके हैं, एक चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब कंजंक्शन का पॉइंट है, लेकिन समझना कि जब कभी एक जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट हो, एक जगह पर क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, और दूसरी जगह पर पास्ट इंडेफिनिट हो, तो आप उसको व्हेन से नहीं सिंस से जोड़ना ठीक समझिएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। मिस्टर शर्मा टीचर्स फिजिक्स। ठीक है। एट द मोमेंट जो बच्चे कंटिन्यूटी दिखाएगा ना, तो इज टीचिंग फिजिक्स हो जाएगा। मिस्टर शर्मा इज टीचिंग होना चाहिए, बी पार्ट में गलती। ठीक है। अगर मैं कहूं आई एम हैविंग लिखा है, तो बताओ एम के साथ आईएनजी फॉर्म हैविंग लगेगा क्या? नहीं लगेगा भाई, हैव में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। अगर लिखा होगा आई सॉ हिम, ठीक है, सिंस एस्टरडे लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो सिंस एस्टरडे लिखा है, तो बताओ आई सॉ हिम या आई हैव बीन सीइंग हिम होना चाहिए, या आई हैव बीन मीटिंग हिम, या आई हैव सीन हिम, कुछ भी ऐसे करो। मतलब मिस्टेक तो यहां होगी, क्योंकि सेकेंड फॉर्म के साथ सिंस और फॉर नहीं लग सकते। ठीक है। और आगे अगर बढ़े, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना भाई। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता देना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ये और भी प्रश्न दिए गए, 2-4 मैं सॉल्व करवा देता हूं, बाकी घर पे करना। कोई डाउट होगा कमेंट में बताना। ऑफन लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। जस्ट लिखा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। लेटली लिखा हुआ है तो प्रेजेंट का परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना। और 2 months बैक लिखा हुआ है तो पास्ट का इंडेफिनिट होना चाहिए। ठीक है। फिर वहां पे देख लो आई नो हिम,
फॉर लिखा हुआ है ना, तो फॉर लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। आई नेवर है तो आई हैव नेवर मेट कर दीजिए, प्रेजेंट का परफेक्ट कर दीजिए, या तो आई नेवर मीट कर दीजिए, ठीक है। सी डाइड, नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, नाउ नाम का वर्ड लिखा हुआ है ना, तो फिर सी इज नॉट राइटिंग, या सी हैज नॉट रिटन, टिल नाउ लिखा हुआ है तो सी हैज नॉट रिटन में चले जाइए। हैविंग होगा नहीं, ठीक है, तो सी हैज में चले जाइए। ही हैज, तो मतलब आप कोशिश करिएगा, अच्छा करने का प्रयास करिएगा। सारे प्रश्न अगर आपको डाउट बने या आपको नहीं समझ में आए तो बोल देना, ठीक है, और हम आपको वो चीजें कमेंट बॉक्स में समझा देंगे। आई होप आप चीजों को कर लेंगे। और टेंस का टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए एक और बात है, उसे आप ना, ऑल द बेस्ट फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पढ़ लीजिएगा, डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे दोबारा। जो एक आध दो टॉपिक और बचे हैं वो हम आपका ऑफलाइन बैचेस जितने भी चल रहे हैं अपने यहाँ, ऑफलाइन बैचेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मिल करके चीजों को कंप्लीट कर देंगे। एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, समय भी है, ठीक है, और बहुत ही जल्द हम आपसे प्रैक्टिस सेशन में भी जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड विल मीट वंस अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, एक बात, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।